everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम कैम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट की टॉपिक है सेल टू सेल इंटरैक्शन। तो सेल टू सेल इंटरैक्शन जो करना है उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस इंटरैक्शन को कराएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि वो डिफरेंट सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, उनका क्या काम है और कैसे वो एडहेशन कराते हैं, जिनको शॉर्ट में हम कैम कहते हैं। CAM कैम। कैम बोले तो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैम क्या है? सेल जो है हम सबको पता है कि वी आर नॉट अ यूनिसेलुलर, वी आर नॉट अ यूनिसेलुलर। बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं बट मैक्सिमम आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इवन वी आर आल्सो अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम भी क्या है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ढेर सारे मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं। अब आप खुद से सोचो कि हम क्या करते हैं। मान लो यहाँ पे भी हमारी सेल्स तो प्रेजेंट है ही, बट यहाँ पे क्या है, वो सेल्स आपस में बहुत टाइटली बाउंड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं बहुत अच्छे से। अगर वो एक दूसरे से इतनी अच्छे से जुड़ी नहीं होती तो आप खुद सोचो क्या होता। हम यहाँ रब करते या ऐसे करते, कुछ भी करते तो सेल्स लगते गिरने। इज इट गुड? नो। तो सेल्स क्या होते, गिरने लगते। हम यहाँ खड़े हैं, पता चला बोल रहे तब तक यहाँ से 3-4 तो सेल गिर पड़े, यहाँ से इतना गायब, गिर गया। क्यों? अगर उनके बीच में एक प्रॉपर एडहेशन, एक प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगी, अगर एक प्रॉपर बॉन्ड्स नहीं बना रहे हैं, वो एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं बना रहे, नहीं जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा कि ये जो होंगे वो टूट करके कभी भी अलग हो सकते हैं। ठीक। अब आप ये सोचो कि जब हमें किसी के साथ कोई काम करना होता है, हम मान लीजिए कोई एक टीम वर्क कर रहे हैं, उस टीम वर्क में क्या होता है, हम कहते हैं कि एवरी मेंबर, जो हर एक मेंबर है उस टीम का, हर मेंबर के पास आपस एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए ताकि हम चीजों को शेयर कर सके, आइडियाज को डिस्कस कर सके, कैसे काम करना है, ये सारी चीजें हम कर सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप काम तो करोगे बट चीजें प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से नहीं होंगी, आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसी तरीके से सेल भी तो है। अगर सारे सेल्स हमारी बॉडी के अलग अलग हो, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट न करे, सब एक दूसरे को एक काम न करे, तो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो हमारी बॉडी में काम होता है वो काम कभी नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात कि हम खुद ही नहीं बन सकते, क्योंकि हम पढ़ते हैं सेल वाले में, हमने पढ़ा था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोले तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं वो मिलकर के क्या करती हैं, पहले टिश्यू बनाती हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के टिश्यू बना रही है, एक सेल टिश्यू नहीं बना रहा है, ढेर सारे सेल्स आ रहे हैं, वो ग्रुप में आपस में बाइंड हो रहे हैं, आपस में इंटरैक्ट हो रहे हैं, तो वो मिलकर के कोई एक फर्दर टिश्यू बना दे रहा है। अब वो टिश्यूज क्या कर रहे हैं, वो भी ढेर सारी टिश्यूज आ रही हैं, वो भी एक दूसरे से जुड़ रही हैं। वो जुड़ने के बाद क्या कर रही हैं कि वो जब एक दूसरे से ढेर सारी टिश्यूज जब जुड़ जा रहे हैं तो वो जुड़ने के बाद करके एक ऑर्गन बनाते हैं, फिर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम आपस में बाइंड होते हैं और वो ऑर्गन सिस्टम मिलकर के पूरा एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। यही एक फंडा है। तो सब तो एक दूसरे से आके जुड़ रहे हैं ना, जो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेल का सेल से एडहेशन, या सेल का हो क्या हो उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से एडहेशन। ठीक। सेल जो होगा वो अब दूसरे नेबरिंग सेल से जब तक एडहेयर नहीं होगा वो चीजों का ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है, वो एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता है। ये सारी चीजें होने के लिए बहुत जरूरी है कि सेल जो है वो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करें ही करें। तो आइए उन्हीं के बारे में देखते हैं कि क्या है। सेल्स हैव इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन देम कॉल्ड एज एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अब क्या कह रहा है कि सेल्स प्रेजेंट हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेल्स हो गई। अरे यार, सेल्स हैं, सेल्स भैया प्रेजेंट हैं, ढेर सारी यहाँ पे सेल्स बना देते हैं हम। ये देखिए, तो सेल और सेल के बीच में भी कुछ जगह प्रेजेंट हैं
उनके बीच में जो जगह प्रेजेंट है, इसी जगह को हम क्या कह रहे हैं, ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब सेल के बाहर का जो मैट्रिक्स होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आर मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर के बना होता है। अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और सेल को एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इंटरैक्ट करना होता है अपने एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स के साथ। इंट्रासेलुलर के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं एज वेल एज एक्स्ट्रा के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे एक बढ़िया सा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो फॉर परफॉर्मिंग अ फंक्शन सेल हैव टू इंटरैक्ट विथ एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स एज वेल एज अदर सेल्स ऑल्सो। वो उसको क्या होता है, अपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी इंटरेक्शन करना पड़ता है और दूसरे सेल से भी इंटरेक्शन करना पड़ता है। हम कहते हैं ना कि हम खाना तो खा रहे हैं मुंह से और खाना जा रहा है पेट में, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट है वो हमारी पूरी बॉडी में जा रहा है। तो अगर सेल एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करते, अपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी इंटरेक्शन नहीं करते, तो कैसे ये चीजें पॉसिबल होती, सोचो, नहीं हो पाती ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इंटरेक्शन या सेल का एडहेशन बहुत जरूरी है और वो होता है। तो ऑल दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच टेक पार्ट इन द वो सारे मॉलिक्यूल्स जो सेल एडहेशन में पार्ट लेते हैं, उन सारे मॉलिक्यूल जिनकी वजह से सेल एडहेशन हो रहा है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैम, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल। कैम बोले तो सेल एडहेशन molecule. Okay, all those molecules which take part in cell adhesion is called as cell adhesion molecule. इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उसमें ढेर सारे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल को सेल से अडेयर कराने के लिए, सेल को ईसीएम से अडेयर कराने के लिए हेल्प करते हैं, और वो सारे मॉलिक्यूल्स जो सेल को दूसरे सेल से या ईसीएम से किसी भी चीज से एडहेयर करने में हेल्प करते हैं, ऐड करने में हेल्प करते हैं, तो उनको हम कह देते हैं कैम। कैम इज सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। ये देखो आप, ये क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और ये सेल के अंदर की चीजें हो गई। सेल के अंदर साइटोस्केलेटन्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल को एक प्रॉपर शेप देते हैं, ठीक है, एक डेफिनेट शेप देते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं साइटोस्केलेटन्स के बारे में, जिसमें सब तीन होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स। ये सारे जो होते हैं ये साइटोस्केलेटन्स मिलकर के बनते हैं, और ये साइटोस्केलेटन्स किसी भी सेल्स को एक डेफिनेट शेप देने का काम करते हैं। और हमें ये भी पता चल गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब ये क्या कर रही है, सेल के बाहर भी आप देखो एडहेयर हो रही हैं, सेल के बाहर भी जुड़ रही हैं, एज वेल एज ये सेल के अंदर भी साइटोस्केलेटन से जुड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए यहाँ रह रहे हैं, अब हम सिर्फ इसी कमरे तक सीमित रह जाएंगे तो हमारा काम नहीं चलना है। हमें इस क्या करना है, इस घर के बाहर के लोगों से भी व्यवहार बना के रखना है, और क्या करना है, इस घर के लोगों से भी व्यवहार बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई अकेले कुछ कर सकता है। सुना होगा, अकेला चना कभी उहाड़ नहीं फोड़ सकता। तो हम अकेले कभी कुछ नहीं कर सकते। हमें क्या होता है, दूसरों से व्यवहार बना के रखना ही पड़ता है। सारा काम करने के लिए हमें लोगों से इंटरैक्ट होना ही पड़ेगा। सेम उसी तरीके से ये सेल जो है, इस सेल को अपने बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी इंटरैक्शन करना है, एज वेल एज इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी इंटरैक्शन करना है। तो इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो साइटोस्केलेटन्स प्रेजेंट है वो उससे एडहेयर हो रहा है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स में जो भी चीजें प्रेजेंट हैं जिनसे उनको एडहेशन करना है वो उससे एडहेशन कर रहा है। ओके, सेल एडहेशन
Adhesion is a process in which cell uses a specialized complex protein to adhere with other cells. Cell adhesion वाली जो प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं, सेल जो होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स का यूज करते हैं जिससे वो दूसरे सेल से या सेल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से एडहेयर कर सकते हैं, और इसी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को हम कुछ नहीं तो क्या कहते हैं, कैम। यही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होता है वो सेल एडहेजन मॉलिक्यूल्स होता है जिसका अलग अलग नाम होगा उसके कंपोजिशन के बेसिस पे, उसके काम के बेसिस पे इसको हमने अलग अलग हम नाम देंगे। ठीक, the adhesion of cell to another cell or a components of the extracellular matrix is necessary for organ creation during embryogenesis and for providing a basic structure for tissues maintenance। क्या होता है कि जो सेल एडहेशन है, एक सेल से दूसरे सेल का एडहेशन करना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे। जब एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे ये बहुत ऑर्गन क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सेल मिलकर के एक टिश्यू बनाएंगे, टिश्यूज मिलकर के ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो है वो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसे ही तो ऑर्गेनिज्म बन रहा है भाई। पहले वो जाइगोट जब रहा होगा तो एक यूनिसेलुलर रहा होगा, फिर उस सेल में डिविजन्स होंगे, फिर सेल्स जो होंगी वो अपने फंक्शंस के बेसिस पे अलग अलग हुई होंगी कि भाई तुम ये वाला ऑर्गन का फॉर्मेशन करो, तुम ये वाला ऑर्गन का तुम्हारा जो बनावट है वो ऐसा है, तुम्हारा फंक्शन ऐसा है, तो तुम इस काम में जाओ, तुम इस काम में जाओ। तो जो जिस काम में जाएगा उस ऑर्गन्स का अलग अलग फॉर्मेशन करा होगा। वो अलग अलग जब सारे ऑर्गन्स बन गए होंगे तो उनका ऑर्गन सिस्टम बना होगा। लाइक मान लीजिए अगर आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम बन रहा है तो जब डाइजेस्टिव सारे ऑर्गन सिस्टम बन गए होंगे तो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मतलब एक डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट तैयार होगा। अलग अलग जब सारे सिस्टम्स हो गए तो वो मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब एक सेल दूसरे सेल से एडहेर किया तभी तो पॉसिबल हुआ। ग्रुप में सेल्स आए होंगे, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे तभी तो एक टिश्यू बना। अगर वो नहीं होते तो बनता क्या? नहीं बनता। तो उस टाइम के लिए जब कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता रहता है, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और किसी भी सेल को, किसी भी टिश्यूज के मेंटेनेंस के लिए, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा कि सेल जो है वो अपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या दूसरे सेल से तो बॉन्डिंग बनाता ही बनाता है, साथ में वो क्या करता है कि अपने इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में जो साइटोस्केलेटन्स वगैरह प्रेजेंट हैं उनसे भी बॉन्डिंग बनाता है। अगर वो साइटोस्केलेटन से बॉन्डिंग नहीं बनाएगा तो उसकी जो एक प्रॉपर शेप है, उसकी जो मेंटेनेंस है वो नहीं हो पाएंगी। तो ये काम होता है सेल एडहेशन का। अब क्या है, एडहेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल कम्युनिकेशन। सेल के कम्युनिकेशन के लिए भी एडहेशन का जरूरत होता है। एक सेल जो है दूसरी चीज को, दूसरे सेल्स को कम्युनिकेट कैसे करेगा? कम्युनिकेट करने के लिए उसके बीच में कोई जोड़ तो होना चाहिए। तो वो क्या करता है, कम्युनिकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है एंड रेगुलेशन एज वेल एज फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू। Okay, adhesion is also required for the formation of new tissues। नए टिश्यूज के बनने के लिए भी भाई सेल्स जुड़ेंगे तभी तो एक नया टिश्यू बनेगा। तो नए टिश्यू के बनने के लिए भी एडहेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप देख रहे हैं कि एडहेशन किस तरीके से कितना इंपॉर्टेंट है। तो सेल एडहेशन इज डिफाइंड एज सेल्स ability to adhere to another cells or an extracellular matrix। तो सेल एडहेशन को हम सिंपली ये कह सकते हैं कि सेल की क्षमता जिससे वो दूसरे सेल से या अपने एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ रहा है, इसी क्षमता को हम क्या कह देते हैं, सेल एडहेशन की प्रॉपर्टी कह देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि सेल जो होती है वो सेल से भी एडहेशन करता है, सेल जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से भी एडहेशन करता है। तो उसी बेसिस पे जो कैम मॉलिक्यूल्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जनरली तो 4 कैम मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट फंक्शन के बेसिस पे हम देखते चलेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एक सेल को दूसरे सेल से, नॉट एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ईसीएम की बात अभी मैं नहीं कर रही हूं। अभी मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि एक सेल को दूसरे सेल से जुड़ने में कि क्या क्यों जुड़ना पड़ता है, क्या जरूरत पड़ जाती है एक सेल को दूसरे सेल से जुड़ने के लिए। देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल एंड नो अबाउट द चेंज इन एनवायरमेंट ऑफ द सेल। अब अगर सेल से नहीं जुड़ता है, ठीक है, अगर सेल से नहीं जुड़ता है तो क्या हमारी सर्वाइवलिटी पॉसिबल होगी? क्या हम सर्वाइवल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक,
तो इस चीज के लिए सेल टू सेल इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। वन सेल कम्युनिकेट टू अनदर सेल विद द हेल्प ऑफ जंक्शंस एंड दिस कम्युनिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स। अब क्या हो रहा है, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे न्यूरॉन सिस्टम, नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं, उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं भाई, एक न्यूरॉन्स जो होता है एक न्यूरॉन जो होता है न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को सिग्नल दे रहा है, दूसरा न्यूरॉन तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे के पास लेके जा रहा है, चौथा पांचवें के पास, ऐसे करते करते हमारा सिग्नल जा रहा है, वापस भी आना होता है, तो यही काम होता है, ऐसे करते करते सिग्नल वापस आ रहा है। तो सेल से मतलब सिग्नल्स को भेजना हो, कम्युनिकेशन करना हो, ये सारे काम करने के लिए ये न्यूरॉन इस न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहा है, तब तो ये चीजें हो पा रही है ना, इनके बीच में कोई कनेक्शन है तब तो ये चीजें हो पा रही है। और कनेक्शन कैसे होगा, एडेयर करके, एक दूसरे से जुड़ करके। तो जो सेल है, ये एक सेल जो होता है वो दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है जंक्शंस के थ्रू, डिफरेंट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, उन जंक्शंस के थ्रू वो उससे कम्युनिकेट करता है, और इससे क्या होता है, ग्रोथ भी होता है, ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स भी हम कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक। सेंडर सेल जो है वो सिग्नल भेजेगा और लिगेंड्स के फॉर्म में, और जो रिसीवर सेल्स होता है वो सिग्नल्स को रिसीव करता है। कभी कभी उस पे क्या होता है, उसके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कहते हैं ओ आ गया तो चलो इसको हम ले लेते हैं, और वो उसको क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं, ठीक, बाय देयर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स और देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उस पे जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स या मतलब जो भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, उससे जो एक सेंडर सेल है जो सिग्नल भेज रहा है, उसको रिसीवर सेल जो है वो रिसीव कर लेता है। तो सेल टू सेल अट्रैक्शन जो है या इंटरैक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे। अब सेल टू मैट्रिक्स की बात कर लें। सेल से जो मैट्रिक्स का इंटरेक्शन होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो सेल से मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, पहले तो हम ये कह लेते हैं कि मान लो ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, इसके अंदर साइटोस्केलेटन्स प्रेजेंट हैं। अब इसके अंदर ये जो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है या ये जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आउटर बाउंड्री है, ये इन साइटोस्केलेटन से एक प्रॉपर एडिशन नहीं बनाएगा, एक प्रॉपर कनेक्शन नहीं बनाएगा, तो इस सेल को एक प्रॉपर शेप नहीं मिलना है। ठीक, इस सेल को एक प्रॉपर शेप नहीं मिलना है, और सेल के अंदर क्या हो रहा है या सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इसको पता करने के लिए उसको मैट्रिक्स से कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, मैंने बताया कोई भी स्ट्रक्चर इसका फिक्स्ड नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, सेल बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है कि हाँ कैसे बिहेव करना है, कैसे काम करना है। क्रूशियल फॉर टिश्यूज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, टिश्यू के स्ट्रक्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिस हिसाब से सेल्स जुड़ेंगे तभी तो उस हिसाब से टिश्यू बनेगा। डिटरमाइनिंग शेप एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेल, एक सेल की जो शेप और मैकेनिकल प्रॉपर्टी को भी डिसाइड करने के लिए इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है। ज्वाइनिंग साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स बिटवीन सेल एंड मैट्रिक्स, सेल और मैट्रिक्स के बीच में जो साइटोस्केलेटन डिफरेंट फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, उनको भी जोड़ने के लिए सेल टू मैट्रिक्स इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है। गॉट इट? अब देखिए क्या होता है कि सेल जो अडहेयर करता है, जैसे जो कैम मॉलिक्यूल्स होंगे, चारों कैम मॉलिक्यूल्स, सेलेक्टिन, कैडरिन, आईजीएम, ये सारे जो कैम मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैम मॉलिक्यूल्स कैसे अडहेयर कर रही हैं, ठीक है, उस बेसिस पे जो कैम मतलब उस बेसिस पे इनको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक कहते हैं होमोफिलिक और दूसरा होता है हेटेरोफिलिक। एक होता है होमोफिलिक और दूसरा होता है हेटेरोफिलिक। अब आप देख रहे होंगे ये कैडरिन को देखो, ठीक है, ये कोई एक सेल है, उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये नथिंग, ये क्या है, ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये वाली, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लाइनिंग है। ठीक, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लाइनिंग है। यहां पे एक कैडरिन जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल रहा है, और दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो कैडरिन मॉलिक्यूल हैं उसी से जुड़ रहा है। तो कंक्लूजन क्या है कि कैडरिन जुड़ा किससे, कैडरिन से ही जुड़ा।
कैडरिन किससे जुड़ा, कैडरिन जो जाकर के कैडरिन से ही जुड़ा। तो जब ऐसा केस होता है कि वो सेम टाइप्स के बीच में कनेक्शन होता है, सेम टाइप्स के बीच में एडहेशन हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं होमोफिलिक। लेकिन वही क्या होता है कि ये देखिए सेलेक्टिन को अब देखते हैं, अब कैडरिन को भूल जाते हैं, सेलेक्टिन, ये सेलेक्टिन तो है लेकिन क्या ये दूसरे सेल्स के सेलेक्टिन से ही बाइंड किया है, नहीं, ये दूसरे सेल के ग्लाइकोप्रोटीन से जाकर के बाइंड किया है। तो जब बाइंडिंग डिफरेंट टाइप्स के में होता है तो उसको हम कहते हैं हेटेरोफिलिक। जब ये बाइंडिंग सेम टाइप में होगा देन इसको कहेंगे होमोफिलिक, जैसे ये कैडरिन था। और जब ये बाइंडिंग डिफरेंट टाइप्स में होगा तो हम इसको कहते हैं हेटेरोफिलिक। होमोफिलिक और हेटेरोफिलिक क्या है? होमोफिलिक इंटरैक्शन रिफर्स टू एडहेशन बिटवीन द सेम टाइप्स ऑफ सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। सेम टाइप्स ऑफ कैम्स के बीच में जब एडहेशन होता है तो उसको हम कहते हैं कि होमोफिलिक टाइप ऑफ एडहेशन हो रहा है। जब सेम टाइप्स के कैम मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेशन होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, होमोफिलिक टाइप्स ऑफ कैम एडहेशन है। जिसका एग्जाम्पल क्या है, कैडरिन। अभी हम देख के भी आए, कैडरिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ होमोफिलिक एडहेशन। फिर बात करते हैं हेटेरोफिलिक की, जस्ट इसका उल्टा। हेटेरोफिलिक इंटरैक्शन रिफर्स टू एडहेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम्स के बीच में जब एडहेशन होता है तो उसको हम कहते हैं हेटेरोफिलिक, जिसका एग्जाम्पल होगा इंटीग्रीन और सेलेक्टिन। अब मैंने कहा कि 4 टाइप्स के कैम प्रेजेंट हैं, कैडरिन यहां हो गया, इंटीग्रीन और सेलेक्टिन यहां हो गया। मैम ये तो 3 ही नाम आया, चौथा कहां गया? तो द फोर्थ वन इज IgG। द फोर्थ वन इज IgG। ये इम्यूनोग्लोबिन फैमिली का है लेकिन ये कैम की तरह भी काम करता है। तो IgG जो है इसको हम कहते हैं कि ये दोनों नेचर का होता है, होमोफिलिक भी होता है और हेटेरोफिलिक भी होता है। इसकी बहुत बड़ी फैमिली होती है। उस फैमिली में कुछ जो है वो होमोफिलिक नेचर के हैं और कुछ जो है वो कैसे हैं, वो हेटेरोफिलिक की नेचर के हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि IgG पॉजेस बोथ होमो एज वेल एज हेटेरोफिलिक इंटरैक्शन। तो ये क्या करता है, IgG जो है ये दोनों तरीके इंटरैक्शंस को करता है, होमोफिलिक और हेटेरोफिलिक। रट जाना है कि होमोफिलिक कौन करता है, कैडरिन करता है अकेला। उसके बाद जो दोनों इंटीग्रीन और सेलेक्टिन बचे हैं, लास्ट में इन जिसमें है इंटीग्रीन और सेलेक्टिन, ये हेटेरोफिलिक वाले हैं। और जिसका नाम सबसे छोटा है IAG, तो वो क्या कर रहा है, वो दोनों टाइप्स का कर रहा है। उसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, उसके कुछ जो होंगे वो क्या करेंगे, आपके होमो की तरह काम करेंगे, और कुछ जो होंगे वो कैसा काम करेंगे, वो हेटेरो की तरह काम करेंगे। हालांकि अब ये बताने की जरूरत नहीं होगी लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स, कैडरिन, इंटीग्रीन, सेलेक्टिन एंड IgG। अब हम क्या करेंगे, इन चारों टाइप्स के कैम मॉलिक्यूल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, देखेंगे ये जो सेल एडहेशन करा रहे हैं ये कैसे करा रहे हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैडरिन की बात कर ले तो कैडरिन जो होता है ये क्या होता है कि प्रोटीन इन नेचर होता है। कैडरिन मॉलिक्यूल कैम जो है, कैडरिन कैम जो है, इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर प्रोटीन इन नेचर होता है। और ये जो होते हैं लगभग 750 अमाइनो एसिड्स के मिलकर के बने होते हैं। और इनका काम करने का जो तरीका है वो होमोफिलिक है। होमोफिलिक बोले तो एक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो कैडरिन निकलेगा वो दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैडरिन से ही बाइंड करेगा। मतलब कि मान लीजिए कि कोई 2 सेल हैं, सेल 1 एंड सेल 2, इसमें से अगर कैडरिन निकल रहा है तो ये दूसरे सेल के कैडरिन से जाकर के ही बाइंड करेगा, न कि किसी और चीज से जाकर के बाइंड कर लेगा। ऐसा नहीं होगा।
और कैजरीन जो है ये कैल्शियम डिपेंडेंट, ज्यादातर जो कैम्स हैं वो कैल्शियम डिपेंडेंट हैं। कैल्शियम डिपेंडेंट बोलने का मतलब ये है कि जब इस कैजरीन मॉलिक्यूल पे कैल्शियम का इंटरैक्शन मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन होना स्टार्ट होगा तब ये एक्टिव होंगे, तब ये अच्छा फंक्शन करेंगे। अगर कैल्शियम जब तक इसमें डिपॉजिट नहीं हो रहा है तब तक ये काम करने लायक नहीं होंगे। एक तरीके से कह सकते हैं इनकी एनर्जी कौन है, इनकी एनर्जी कैल्शियम है, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। और ये जो कैडरीन होता है इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी इस दूसरे सेल्स को हटा देते हैं। देखिए क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स, 5 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं EC1, EC2, EC1, EC2, EC3, EC4, EC5। और हर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स के बाद कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है और यहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम जो होता है वो आकर के बाइंड करता है। यहाँ जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये कोई और नहीं है, ये कैल्शियम आकर के बाइंड किया हुआ है। और जैसे ही ये कैल्शियम आकर के बाइंड करना स्टार्ट करता है ये क्या करते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं। काम इनका क्या है, एडहेशन कराना। अच्छा, तो हमने कह दिया कि ये तो ऐसा एक सिंपल जो कैटरीन का हो गया, लेकिन जब इनको इंटरैक्शन करना होता है तो मान लीजिए कि हम मानते हैं कि ये हमारी एक सेल है, ये उसका प्लाज्मा, इसमें से ये कैटरीन निकला, ये दूसरे कैटरीन से आकर के जुड़ेगा। लेकिन नहीं, ये हमेशा डाइमर के फॉर्म में आकर के जुड़ते हैं। मतलब 2 कैटरीन ऐसे जब निकलेंगे तो ये आकर के ऐसे जुड़ेंगे। हमेशा जो होते हैं ये डाइमर के फॉर्म में काम करते हैं, डाइमर के फॉर्म में जुड़ते हैं, तो ये ऐसे आएंगे और ऐसे क्या कर लेंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, इस डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, एक कैटरीन मॉलिक्यूल्स है। इसमें 5 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स प्रेजेंट है, EC1, EC2, EC3 एंड EC4। और हर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स के बाद क्या है कि कैल्शियम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। और वहां पे क्या होता है, कैल्शियम आकर के बाइंड करता है और जैसे ही कैल्शियम आकर के बाइंड करता है तो ये क्या होते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, ये फंक्शन करने के लिए आप तैयार हैं। और इसका जो C टर्मिनल होता है वो सेल के अंदर होता है और इसका जो N टर्मिनल होता है वो बाहर की तरफ होता है। जो C टर्मिनल सेल के अंदर प्रेजेंट है दैट मीन्स कि इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, वो क्या करता है, वो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स से भी बॉन्डिंग करने का काम करता है। अब इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में कौन प्रेजेंट है, तो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट हैं, तो वो जो होगा वो साइटोस्केलेटन से जुड़ेगा एडेप्टर प्रोटीन्स के थ्रू। किसके थ्रू, एडेप्टर प्रोटीन्स के थ्रू। मतलब कि इंट्रासेलुलर इंटरेक्शन जो होता है उसमें जो साइटोस्केलेटन से कैटरीन बाइंड कर रहा है तो किसकी मदद से बाइंड कर रहा है, एक एडेप्टर प्रोटीन्स की मदद से बाइंड कर रहा है। अब डिपेंड करता है कि साइटोस्केलेटन में वो किसके साथ बाइंड कर रहा है, उस हिसाब से अलग अलग एडेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। नहीं समझ में आया? अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ। जैसे क्या करना है कि आप क्या हो, बॉर्डर पे हो, ठीक, बॉर्डर पे हो, बाहर जब आप किसी से इंटरेक्शन कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे लोगों को ही खोज रहे हो। कह रहे भैया हम जैसे हैं हम वैसे ही लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, ठीक, हम जैसे हैं हम वैसे ही लोगों के साथ दोस्ती करेंगे। तो आपको दोस्ती करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी दी जा रही है, वो एनर्जी किस फॉर्म में है, कैल्शियम के फॉर्म में है। तो आप जाकर के बाहर वैसे लोगों के साथ हाथ मिला ले रहे हो, दोस्ती कर ले रहे हो। अब आपको उस घर के अंदर घुसना है, घर के अंदर के लोगों से दोस्ती करनी है। तो जब आपको घर के अंदर के लोगों से दोस्ती करनी है तो कोई तो होगा जो आपको मिलवाएगा कि हाँ चलो भैया ये इस घर के मुखिया हैं, ये इस घर के फला हैं, ये इस घर के फला हैं, ये इस घर के फला हैं, ठीक। तो ये इंटरेक्शन कोई कराएगा, जो ये इंटरेक्शन करा रहा है उसी को हम एडेप्टर प्रोटीन मान लेंगे। अब डिपेंड कर, अच्छा चलिए इतना भी समझते हैं, इसके आगे हम जब आगे बढ़ेंगे तब, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक, क्लियर है? तो अब देख लेते हैं क्या है, अ मॉलिक्यूल्स व्हिच हेल्प इन सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम डिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है जो सेल एडहेशन करा रहा है। कैसा मॉलिक्यूल है, कैल्शियम डिपेंडेंट है, कैल्शियम आएगा
तभी ये काम करेगा, बिना कैल्शियम के प्रेजेंस में ये काम नहीं करेगा। ठीक, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन से जा रहा है। ठीक, होमोफिलिक इन नेचर है, अपने ही जैसे दोस्त से दोस्ती करेगा, दूसरे टाइप के लोगों से दोस्ती ये नहीं करेगा। ठीक, प्रोटीन इन नेचर होता है, इसका नेचर कैसा होता है, प्रोटीन इन नेचर होता है, सिंगल पास प्रोटीन। कहने का मतलब है कि ये मेम्ब्रेन से एक ही बार पास करेगा, मेम्ब्रेन से एक बार पास करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सिंगल पास प्रोटीन। ठीक, इंट्रिंसिक प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ 750 अमाइनो एसिड। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये क्या करता है, इसकी जो प्रोटीन्स हैं, ये जो प्रोटीन है उसमें लगभग 750 अमाइनो एसिड्स की चेन प्रेजेंट होती है। कैल्शियम बाइंडिंग साइट जो होता है, हर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स के बाद इसमें कैल्शियम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है, ये भी हमने देख लिया था। एंड कैडरिन बाइंड इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। मैंने बताया कि कैडरिन जो होता है वैसे सिंगल सिंगल नहीं, हमेशा डाइमर के फॉर्म में ही बाइंड करता है, डाइमर के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। क्लियर है? चलिए, जो बात हम कर रहे थे उसको हम देख लेते हैं। यहां पे देखो, ये एक सेल है और ये क्या है, हमारी दूसरी सेल है। ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई। यहां से ये कैडरिन मॉलिक्यूल जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसमें निकले और यहां से ये निकला, तो ये देखिए दो हैं एक बार में, डाइमर के फॉर्म में जुड़ रहे हैं। अगर डाइमर के फॉर्म में नहीं जुड़ना रहता तो सिर्फ और सिर्फ ये रहता, बट हमने कहा कि ये डाइमर के फॉर्म में जुड़ता है, तो ये देखिए दोनों से जुड़ रहे हैं। ओके, अब कैडरिन के टाइप्स की अगर बात करें तो कुछ को हम कहते हैं क्लासिकल कैडरिन। क्लासिकल कैडरिन कहने का मतलब ये है कि ये वो कैडरिन होंगे जो अपने नाम के हिसाब से ही काम करते हैं। इनका नाम जो है, या हम ये कह सकते हैं कि इनका नाम जो है इनके काम के हिसाब से इनको नाम दिया गया है। लाइक क्या है, ई कैडरिन। ई कैडरिन हम इनको कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये कहां प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल में। एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं उसमें ये एडहेशन का काम जो कराते हैं कैडरिन, उनको हम ई कैडरिन कहते हैं। एपिथेलियल में है तो इसलिए ई कैडरिन कह दिया। ठीक, फिर आता है एन कैडरिन, न्यूरल कैडरिन, जो न्यूरल सेल्स में, न्यूरॉन्स वगैरह में जो एडहेशन का काम कराते हैं उनको हम कह रहे हैं एन कैडरिन या न्यूरल कैडरिन। फिर वीई कैडरिन, वैस्कुलर एंडोथेलियल कैडरिन, नाम सही है। क्लासिकल कैडरिन वही होता है जिसके काम के हिसाब से उसका नाम होता है, जिसके नाम के हिसाब से उसका काम होता है। दोनों में से आप कोई भी बात कह सकते हो। फिर आता है के कैडरिन, ये कहां प्रेजेंट होता है, किडनी में। देन आर कैडरिन, ये कहां प्रेजेंट होता है, रेटिना में। तो ये कुछ ऐसे कैडरिन्स हैं जो अपने नाम के हिसाब से ही काम करते हैं। इनका नाम जो दिया गया है, ये कहां प्रेजेंट है उसी के हिसाब से इनका नाम दे दिया गया है। तो इस टाइप के कैडरिन्स को हम कहते हैं कि ये कैसे कैडरिन्स हैं, ये क्लासिकल कैडरिन्स हैं। अब कुछ नॉन क्लासिकल कैडरिन्स की भी बात कर ले कि काम तो कुछ और कर रहे हैं लेकिन नाम कुछ और है इनका। काम के हिसाब से नाम नहीं है, काम कुछ और कर रहे हैं, नाम कुछ और है इनका। जैसे डेस्मोकोलिन, क्या है, डेस्मोकोलिन। They linked with cytoskeleton of intracellular matrix। बात आ गई, अभी हम बाहर दूसरे सेल्स को जोड़ रहे थे, अब हम अंदर की बात करने लगे। ठीक, आ गए हम अंदर। अब क्या हो रहा है, सेल के अंदर की बात होगी। ये जो मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, तो अभी तो हम इधर जोड़ रहे थे ना, लेकिन अब हम ये काम नहीं करेंगे। अब अगर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये जो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, अब हम इसकी बात करेंगे। अब जो बाइंडिंग होगी, इसमें जो साइटोस्केलेटन्स प्रेजेंट हैं, इस साइटोस्केलेटन से अब इसकी बाइंडिंग होगी। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइटोस्केलेटन्स प्रेजेंट हैं। अब ये क्या करेगा, डेस्मोकोलिन कौन है, डेस्मोकोलिन वो कैडरिन है जो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में साइटोस्केलेटन से एडहेशन कर रहा है, साइटोस्केलेटन से जुड़ रहा है। साइटोस्केलेटन में किससे जुड़ रहा है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट से जुड़ रहा है।
किससे जुड़ रहा है? इंटरमीडिएट फिलामेंट से जुड़ रहा है। मैंने कहा था कि अंदर जो होते हैं, जो जोड़ते हैं, वो किसकी हेल्प से होता है? एडेप्टर प्रोटीन्स की हेल्प से होता है। तो कैडरीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कैडरीन प्रेजेंट है वो लिंक करेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट से विद द हेल्प ऑफ एडेप्टर प्रोटीन्स। मतलब क्या कह रहे हैं? एक उनके बीच क्या है? बिचौली है जो उनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, और उस बिचौली का नाम क्या है? एडेप्टर प्रोटीन। अब क्या कहते हैं? जैसे डेस्मोप्लाकिन और प्लाकोग्लोबिन, ये दोनों क्या है? एडेप्टर प्रोटीन्स हैं जो क्या कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कैडरीन प्रेजेंट है उसको क्या कर रहे हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। जो एडेप्टर प्रोटीन्स ये काम कर रहे हैं उनका नाम है डेस्मोप्लाकिन और प्लाकोग्लोबिन। क्या नाम है? डेस्मोप्लाकिन और प्लाकोग्लोबिन। ओके, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब जो नॉन क्लासिकल न्यूरल कैडरीन्स होते हैं, मतलब न्यूरल्स में जो नॉन क्लासिकल होते हैं, एक तो क्लासिकल था जिसको एन कैडरीन कह रहे थे, जो नॉन क्लासिकल होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोकैड्रीन। क्या कहते हैं? प्रोटोकैड्रीन। न्यूरल में जो है उसको हम कह रहे हैं प्रोटोकैड्रीन। अब ये प्रोटोकैड्रीन जो है ये फर्दर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, अल्फा, बीटा, गामा। अब जो दूसरी बात करें, कैडरीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिंक विद एक्टिन फिलामेंट। अभी किसकी बात हो रही थी? इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक किया था। अब किससे लिंक कर रहा है? एक्टिन फिलामेंट। साइटोस्केलेटन में तो इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती ही हैं। तो अब वो किससे लिंक कर रहा है? एक्टिन फिलामेंट से विद द हेल्प ऑफ, यहां पे भी किसी एडेप्टर प्रोटीन्स की हेल्प से ही करेगा। तो एडेप्टर प्रोटीन दैट इज अल्फा कैटरीन, बीटा कैटरीन एंड विनक्यूलिन। तो यहां पे जो एडेप्टर प्रोटीन्स उसकी हेल्प कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? अल्फा कैटरीन है, बीटा कैटरीन है एंड विनक्यूलिन है। ठीक, तो ये था पूरा कैडरीन के बारे में। होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे के बारे में देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज सेलेक्टिन। तो जैसे कैडरीन जो था वो होमोफिलिक था। होमोफिलिक बोले तो अपने जैसे के साथ ही दोस्ती कर रहा था, बट सेलेक्टिन ऐसा नहीं है। उसको है कि भाई हम नए नए लोगों से इंटरैक्ट होंगे, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, मजा आएगा, अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी। वो इतना रिजर्व नेचर का नहीं है, वो सबसे इंटरैक्ट होना चाहता है। अपने वाले को छोड़ के बोलता है भाई अपने जैसे को तो जानते ही हैं, अपने जैसे को छोड़ो दूसरों से मिलते हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये भी प्रोटीन नेचर होता है, ये भी कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, और ये कैसा होता है? हेटेरोफिलिक होता है। मतलब अपने जैसे के साथ न जुड़ करके ये क्या करता है? दूसरों के जैसे से जुड़ता है, जैसे हम यहां पर देखे थे। आप इसमें देखो सेलेक्टिन कहाँ है भैया? सेलेक्टिन यहाँ है भैया। सेलेक्टिन तो एक सेल से निकल रहे हैं, ये दूसरे सेल के सेलेक्टिन से ही बाइंड नहीं हो रहे हैं, ये किसी दूसरे के साथ बाइंड हो रहे हैं। तो ये जनरली क्या करते हैं? ये किससे जाकर के बाइंड होते हैं? तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, हमको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और कुछ बहुत ट्रेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। बट वो कार्बोहाइड्रेट प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, वो या तो लिपिड से अटैच्ड होंगे या तो प्रोटीन से अटैच्ड होंगे। प्रोटीन से अटैच होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएंगे, और लिपिड से अटैच्ड होंगे तो ग्लाइकोलिपिड कहलाएंगे। तो ये ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन से जाकर के बाइंडिंग करते हैं, न कि दूसरे सेल के सेलेक्टिन मॉलिक्यूल से ही बाइंड करते हैं। ठीक, तो ग्लोबुलर डोमेन्स प्रेजेंट ऑन देयर टर्मिनल पोजीशन। अब क्या होता है? इनके टर्मिनल पोजीशन पे आप देखोगे ना तो कुछ डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम दिखाएंगे। ये देखो,
टर्मिनल पोजीशन पे कुछ डोमेन्स इनके प्रेजेंट होते हैं। ठीक, यही डोमेन्स जो हैं ये बाइंडिंग का काम करेंगे। ठीक, These domains bind with कार्बोहाइड्रेट। अभी मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, दूसरे सेल के कार्बोहाइड्रेट से, चाहे तो वो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में हो, चाहे वो ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में हो, उससे जाकर के उनके डोमेन से जाकर के जुड़ेंगे। और ये भी कैडरीन की तरह अकेले नहीं जाके जुड़ते हैं भैया, हम अकेले नहीं जाएंगे, एक लोग को और साथ में लेकर चलेंगे, हम दो तुम दो, दो दो डाइमर के फॉर्म में जाकर के ही ये जुड़ते हैं। और अगर कुछ नाम की बात कर ले तो जैसे वो था वैसे ही प्लेटलेट्स में जो प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट सेल्स में वो कहलाते हैं पी सेलेक्टिन, किडनी सेल्स में जो प्रेजेंट होंगे वो कहलाएंगे के सेलेक्टिन, ल्यूकोसाइट्स में जो प्रेजेंट होंगे वो कहलाएंगे एल सेलेक्टिन, एंडोथेलियम में जो प्रेजेंट होंगे वो कहलाएंगे ई सेलेक्टिन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की इंटीग्रीन की। इंटीग्रीन का काम क्या होता है, ये भी क्या होते हैं, कैल्शियम डिपेंडेंट ही होते हैं। ये भी कैसे होंगे, कैल्शियम डिपेंडेंट। मैंने पहले ही कहा था कि मोस्ट ऑफ द कैम्स आर कैल्शियम डिपेंडेंट एंड प्रोटीन इन नेचर। तो इंटीग्रीन जो है ये भी कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। जब कैल्शियम का डिपोजिशन इनके ऊपर होगा तो ही ये काम करना स्टार्ट करेंगे। बट ये भी कैसे होते हैं, हेटेरोफिलिक इन नेचर होते हैं। ये भी क्या करते हैं, दूसरे सेल के इंटीग्रीन से ही जाकर के बाइंड नहीं होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, हेटेरोफिलिक इन नेचर ही होते हैं। इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में ये है कि अभी तक हम सेलेक्टिन पढ़े या कैड्रिन पढ़े, उसमें हमने कहा कि वो डाइमर फॉर्म में बाइंड होते हैं। जब उनको बाइंड होता है तो वो डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं और बाइंड होते हैं। बट ये इंटीग्रीन्स जो है ये ऑलरेडी डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट ही होते हैं। ये जो प्रोटीन्स है ये डाइमर फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट ही होता है। एक चेन को हम कहते हैं अल्फा चेन और दूसरे को कहते हैं बीटा चेन। जो इनकी अल्फा चेन होती है वो 1000 अमाइनो एसिड्स की होती है और इनकी जो बीटा चेन होती है वो 750 अमाइनो एसिड्स की होती है। ठीक, अभी वो क्या कर रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे, वो डाइमर्स बना रहे थे इंटरैक्शन के लिए, बट ये ऑलरेडी डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट है। जो अल्फा चेन होगी इनकी वो 1000 अमाइनो एसिड्स की लंबी चेन होगी और जो बीटा चेन होगी इनकी वो 750 अमाइनो एसिड्स की चेन होगी। देख लीजिए, डाइपेप्टाइड प्रोटीन्स होते हैं हैविंग 2 चेन्स। अल्फा चेन जो होते हैं वो 1000 अमाइनो एसिड्स के और बीटा चेन जो होते हैं वो 750 अमाइनो एसिड्स के। आप देख रहे होंगे कि ये डाइमर फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे कोई इंटीग्रीन निकला हुआ है और एक अल्फा है और एक बीटा है। अल्फा पे अल्फा डोमेन्स प्रेजेंट होंगे, वहां पे बीटा डोमेन्स प्रेजेंट होंगे। अब ये इंटीग्रीन जो है ये सेल से सेल का इंटरैक्शन नहीं करा रहा है। अभी तक हम पढ़े कि वो सेल से सेल को इंटरैक्ट कराता, सेल से सेल को जोड़ रहा था। ये क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से एडहेशन करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से जाकर के जुड़ता है। इंटीग्रीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जाकर के जुड़ता है, किसकी हेल्प से, फाइब्रोनेक्टिन, लैमिनिन एंड फाइब्रोजेंस के। अगर आप एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में नॉलेज रखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये सारी चीजें जो हैं वो ईसीएम में प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या करते हैं इंटीग्रीन्स, ये इन्हीं सारी चीजों से जाकर के जुड़ते हैं। इन फाइब्रोनेक्टिन इट बाइंड्स विद स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब ये जो फाइब्रोनेक्टिन से जाकर के बाइंड हो रहा तो ऐसा नहीं कि कहीं भी जाकर के बाइंड हो जाएगा। फाइब्रोनेक्टिन में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस को हम कहते हैं आरडीजी सीक्वेंस। आरडीजी सीक्वेंस जहां पे प्रेजेंट होगा ये वहीं पे बाइंडिंग करेंगे, कहीं भी जाकर के नहीं। ये सीक्वेंस स्पेसिफिक बाइंडिंग करते हैं जहां पे आरडीजी सीक्वेंस होगा। बोले तो आर्जिनिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड्स जहां पे प्रेजेंट होंगे, जहां पे ये सीक्वेंस होगा वहीं पे जाकर के ये बाइंड करेंगे। कहीं और कहीं भी जगह, किसी भी जगह जाकर के बाइंड ये नहीं कर सकते हैं। फिर ये तो बात हो गई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की। ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स से भी बाइंडिंग कर रहे हैं। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में बाइंडिंग करेंगे तो हमको पता है इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में जब जो बाइंडिंग करेगा वो साइटोस्केलेटन से ही करेगा, और साइटोस्केलेटन से जब किसी को बाइंडिंग करना होता है तो एडेप्टर प्रोटीन के थ्रू ही बाइंडिंग करेगा। बस उस एडेप्टर प्रोटीन्स का नाम अलग अलग होता है। तो यहाँ पे भी कहानी वैसी ही है। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में एडेप्टर प्रोटीन्स की हेल्प से बाइंड कर रहा है। अगर एक्टिन से बाइंड करना है तो उस एडेप्टर प्रोटीन्स का नाम होगा अल्फा, टैलिन और काइनेलिन। लेकिन अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट से बाइंडिंग करना है तो वही नाम है विनक्यूलिन। गॉट इट? द लास्ट वन इज आईजीजी। आईजीजी जो है ये प्रोटीन्स की सुपर फैमिली होती है।
प्रोटीन्स की सुपर फैमिली होती है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा मेंबर्स होंगे, तभी तो हम कहें कि इसमें कुछ जो होते हैं वो होमोफिलिक होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हेट्रोफिलिक की तरह काम करते हैं। IgGs क्या है, एक सुपर फैमिली है प्रोटीन्स की, और ये क्या करते हैं, इम्यून रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। बट इसमें से 1 से 2% ऐसे भी होते हैं जो कैम की तरह भी काम करते हैं। क्या है, सुपर फैमिली ऑफ प्रोटीन्स IgG आर बेसिकली इम्यून रिसेप्टर, ये बेसिकली इम्यून रिसेप्टर होते हैं। बट कुछ जो होते हैं इसमें 1 से 2% ऐसे होते हैं जो कैम्स की तरह भी काम करते हैं, एंड दे आर अगेन कैल्शियम डिपेंडेंट। ये भी कैसे होते हैं, कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। जब कैल्शियम का डिकम्पोजिशन इनके ऊपर होगा तभी ये काम करेंगे, कैल्शियम के एब्सेंस में ये काम करने लायक नहीं होंगे। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे कीज की तरह निकला हुआ स्ट्रक्चर रहता है, ठीक। और इनका काम क्या है, आई कैम मतलब इंट्रासेलुलर में जो होते हैं, एंड वी कैम जो होते हैं वो वेसिकुलर जो होते हैं, ये हेटेरोफिलिक नेचर के होते हैं। जो कुछ आई कैम और वी कैम जो होंगे ये कैसे होंगे, ये हेटेरोफिलिक नेचर के होंगे, और आई कैम वी कैम जो है वो हेटेरोफिलिक नेचर के हैं। दैट मीन्स कि वो खुद IgG के साथ ही नहीं जुड़ेंगे, किसी और के साथ जुड़ेंगे। हेटेरोफिलिक का क्या था, हेटेरोफिलिक का मतलब यही था ना कि वो अपने जैसे कि नहीं किसी और के साथ जाकर के जुड़ रहा है। तो इसमें जो ये 2 टाइप्स होते हैं, आई कैम और वी कैम जो होते हैं, तो आई कैम और वी कैम इसमें जो है वो हेटेरोफिलिक नेचर के हैं। तो जब हेटेरोफिलिक नेचर के हैं तो जुड़ किससे रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, बाइंड टू अदर सेल्स बाय देयर प्रोटीन और अदर सेल कंपोनेंट्स। सेल के किसी भी और दूसरे कंपोनेंट से जाकर के ये बाइंड कर जाते हैं। फिर आता है एक एन कैम। ये एन कैम जो है वो न्यूरल कैम है, जो कैसा है, होमोफिलिक है। होमोफिलिक है तो बताने की जरूरत नहीं है कि किससे बाइंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये इसी से जाकर के एन कैम जो है वो एन कैम से ही बाइंड करेगा। तो ये था पूरा कंप्लीट कैम के बारे में, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और कौन सा टाइप जो होता है वो कैसे काम करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेल टू सेल इंटरेक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।